Hello student, we are discuss second order linear ordinary differential equation। जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया है कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रखी गई है, जिसमें हम डी का यूज कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। उसी से आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई गई है। ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस इक्वेशन में आती है कि हम ये नहीं पता कर पाते कि कौन सी इक्वेशन के लिए हमें कौन से मेथड का यूज करना है। इस एक इक्वेशन में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पूरे एक मॉड्यूल वो इसके अंदर पूरा आ गया है। हम उसी एक इक्वेशन से सब कुछ देख पाएंगे। इस इक्वेशन में समझ लेते हैं एक बार। एक हमारे पास इक्वेशन है d2y/dx2 प्लस px dy/dx प्लस qx y इक्वल्स टू rx। px qx rx ये कुछ डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर दिखाया है कि अगर px और qx दोनों ही कांस्टेंट हो जाएं, rx एक फंक्शन हो, px कांस्टेंट हो, qx एक कांस्टेंट हो, rx एक x का फंक्शन हो, तब हमने ये कहा है कि अगर ये कांस्टेंट है और ये x का फंक्शन है तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इस मॉड्यूल में सबसे पहला टॉपिक यही था कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y और उससे बनने वाले जो डेरिवेटिव हैं उनके जो कोफिशिएंट है, उनके जो मल्टीपल हैं वो हमेशा कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाती है। और उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने पढ़ा वो कंप्लीट सॉल्यूशन होता था y बराबर CF प्लस PI। हमने इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ा वो दो तरीके से पढ़ा है। पहला सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो हम उसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल्स टू CF प्लस PI, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करें, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करें, दोनों का सम करें, y के लिए x में एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और उसी का एक दूसरा मेथड भी है जिसे हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हालांकि ये सेकंड ऑर्डर का एक मेथड है, उसको आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है उसे दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, y इक्वल्स टू CF प्लस PI एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। मान लीजिए कि ये px और qx दोनों कांस्टेंट नहीं है, ये कुछ स्पेशल फंक्शन है। कैसे? मान लीजिए px इज 1/x एंड qx इज 1/x², देन rx इज एनी फंक्शन ऑफ x। अगर मैं px की जगह पे 1/x रखूं, qx की जगह पे 1/x² रखूं, तो यही इक्वेशन आपकी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने पढ़ा कि उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाता है x की जगह पे e⁻z। जब x की जगह e⁻z रखा जाता है तब आपको याद होगा हमें d2y/dx2 की जगह रखना होता है d × d-1, dy/dx की जगह पे रखना होता है dy, और उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और उसका सॉल्यूशन फिर से हम पहली इक्वेशन पे चले जाते हैं जिसका सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू CF प्लस PI। स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के भी हमारे पास तीन मेथड हैं। वो तीन मेथड क्या क्या है ध्यान से समझ लीजिए एक बार। अगर इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती है तो तीन तरीके से सॉल्व की जा सकती है। पहला सॉल्यूशन, हम x की जगह पे e⁻z रखें, उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करें, तब उसका सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI होगा। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा वो z में लिखा जाएगा क्योंकि पूरी इक्वेशन z में कन्वर्ट हो चुकी थी। हम उसका सॉल्यूशन z में लिखते हैं। बाद में जब z में सॉल्यूशन आ जाएगा, z को x में रिप्लेस कर देते हैं, देन z की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाता है log x। तो जहां भी z आएगा उसकी जगह पे log x लिख दिया जाता है। स्टूडेंट, अगर आप इसको इस इक्वेशन से सॉल्व नहीं, इस मेथड से सॉल्व करना नहीं चाहते तो एक दूसरा भी मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहां भी लगाया जा सकता था, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहां भी लगाया जा सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी सॉल्व किया जा सकता है। और अगर इन दोनों मेथड से ही आपको सॉल्व नहीं करना तो एक तीसरा भी मेथड मेरे पास है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इस इक्वेशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के बाद भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब ये इक्वेशन आपके सामने लिखी है, या तो ये y इक्वल्स टू CF प्लस PI से होगी अगर वो कांस्टेंट है, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से होगी। अगर ये स्पेशल फंक्शन है, ये 1/x है, ये 1/x² है, तो तीन तरीके से होगी, या तो y इक्वल्स टू CF प्लस PI से होगी, या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से होगी, या चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से होगी।
मान लीजिए स्टूडेंट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ना तो px और qx कांस्टेंट है और ना ही 1/x और 1/x² है, देन हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आती है कि अगर px और qx एनी फंक्शन ऑफ x, ये दोनों कंडीशन नहीं है, उसके अदर देन कोई भी फंक्शन x का है, वहां पे जो x का फंक्शन होगा कोई पोलिनोमियल हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, कोई भी फंक्शन उस इक्वेशन में आ सकता है, देन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। एक्चुअली हम पढ़ना ही ये मेथड चाहते हैं, ये सब हमें पढ़ना नहीं था, लेकिन मैंने इसी इक्वेशन में आपको दिखाया कि कैसे हम इसको इस मेथड से और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें px और qx एनी फंक्शन ऑफ x हैं, देन यूज डिफरेंट मेथड। पहला मेथड है रिडक्शन मेथड, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन नोन होता है, वो हमें पता होता है, और दूसरा हमें पता करना होता है। दूसरा है चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे, चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इक्वेशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तीसरा मेथड है नॉर्मल फॉर्म या चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, हम इसका डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं, मतलब y को चेंज करके इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसका मतलब स्टूडेंट हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि इक्वेशन ये किसी भी टाइप की हो, अगर वो 2 ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, हायर देन 2 तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से तो सॉल्व हो ही जाएगी। इसका मतलब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहां लगाया जा सकता है, यहां भी लगाया जा सकता है और यहां भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे मेथड का। इसका मतलब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आना ही चाहिए, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आना है तो सभी कोशिश करें कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सबको आ जाए। मैं इन 4 मेथड को अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला मेथड मैंने जो लिया है वो नॉर्मल फॉर्म लिया है। नॉर्मल फॉर्म हमने पहले क्यों लिया, हम रिडक्शन भी ले सकते थे, मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि रिडक्शन की कोई अपनी पहचान नहीं है, बाकी इन तीनों मेथड की हमारे पास पहचान है। अगर ये तीनों मेथड हमारे पास पहचान से हो जाए, इक्वेशन को देखते ही पता चल जाए कि कौन सी इक्वेशन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो बाकी का जो बचा हुआ होगा उसमें हम रिडक्शन लगा सकते हैं। या तो कभी कभी नाम से भी आ जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को रिडक्शन मेथड से सोल्व कीजिए, तब हम रिडक्शन मेथड ही लगाएंगे। अब अगर इन 3 की बात करें तो इनमें से सबसे पहले मैंने नॉर्मल फॉर्म को यहां लिखा है, तो पहले नॉर्मल फॉर्म को समझ लेते हैं। अगर आपकी इक्वेशन d2y/dx2 प्लस px dy/dx प्लस qy इक्वल्स टू rx है, सबसे पहले मैंने px को देखिए रेड मार्क कर दिया। इसका मतलब इस इक्वेशन की पहचान, जो नॉर्मल इक्वेशन है, जो नॉर्मल फॉर्म है, उसकी पहचान px से ही होती है, इसीलिए मैंने px को रेड मार्क किया है। अगर px में मल्टीपल बाई 2 है, अगर px जो फंक्शन है वो मल्टीपल बाई 2 है, 2 है मतलब कैसे, 2 sin x माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 2 का मल्टीपल है px में तो हमें y इक्वल्स टू uv इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉर्मल फॉर्म इज द मेथड। नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करेंगे और y इक्वल्स टू u इंटू v इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। वेयर u, ये u क्या है, u इक्वल्स टू e टू द पावर -1/2 px dx। px हमारे पास ऑलरेडी है, उसको यहां रखेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, u हमें मिल जाएगा। एंड द इक्वेशन 1 रिड्यूसिंग, जो इक्वेशन 1 है, ये u निकालने के बाद जब मैं u को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो तब जो ये इक्वेशन नंबर 1 है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, और वो इक्वेशन है d2y/dx2 प्लस i v इक्वल्स टू s। मैंने स्टूडेंट मार्क कर दिया है दोनों को, i और s। i क्या है और s क्या है उसको समझ लेते हैं। i इक्वल्स टू qx माइनस 1/2 dp/dx माइनस 1/4 p स्क्वायर एंड s इक्वल्स टू rx अपॉन u। स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं पे अब आपको डाउट आने वाला है। ये जो i है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्या है, i कांस्टेंट होना चाहिए, या तो ये i कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर होना चाहिए। स्टूडेंट से गलती यहाँ होती है, जब वो इसको कैलकुलेट करता है तो वो कोई भी x का फंक्शन ले आता है और उसको पता भी नहीं चल पाता कि क्वेश्चन गलत हो चुका है। आपको क्या यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो i है ये हमेशा या तो कांस्टेंट होना चाहिए या कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये i कांस्टेंट हुआ तो इक्वेशन नंबर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएगी, जो मेथड नंबर 1 था। अगर आपने देखा कि ये i कांस्टेंट आ गया है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगी और उसका सॉल्यूशन y इक्वल्स टू ca प्लस pi हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर है, i की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर है,
तो जो इक्वेशन यहाँ बनने वाली है वो इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी। जैसे ही वो इक्वेशन होमोजीनियस होगी तो मैं होमोजीनियस का मेथड लगा सकता हूँ, क्योंकि होमोजीनियस के मेथड ऑलरेडी मेरे पास हैं। तब मैंने आई और एस दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। आई और एस निकालने के बाद जब मैंने इसमें रखा तो ये इक्वेशन दो तरीके से बन सकती है, या तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी, या तो वो होमोजीनियस होगी। अगर वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो मैं भी निकाल सकता हूँ, अगर वो होमोजीनियस है तो भी मैं v निकाल सकता हूँ। u और v दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल्स टू u इंटू वी इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म। तो ये स्टूडेंट हमने एक मेथड पढ़ लिया है। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरे मेथड का नाम है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें इसकी भी पहचान आती है, इसको हम आसानी से क्वेश्चन को देखते ही पहचान सकते हैं कि हमें चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लगाना है। तो कैसे पता चलेगा? d2y अपॉन dx2 प्लस px dy अपॉन dx प्लस qx y इक्वल्स टू rx। स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ px को रेड मार्क किया था, यहाँ पे मैंने qx को रेड मार्क कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन की पहचान qx से होती है। अगर आपने qx को सही पहचान लिया तो आपको पता चल जाएगा मुझे चेंज द इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल लगाना है। तो qx इज ए परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर ये qx एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे साइन स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x, x टू द पावर 4, e टू द पावर 2x, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर यहाँ पे x का कोई भी ऐसा एक फंक्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। देन यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन रिड्यूस इन, तब ये इक्वेशन चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका x है, अब मैं इस इक्वेशन को चेंज करूंगा और ये इक्वेशन z में कन्वर्ट हो जाएगी। तब आपकी इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है वो 2 में कन्वर्ट हो रही है, और कन्वर्ट होने से जो पूरी इक्वेशन है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया। पहले वेरिएबल x था, अब उसका वेरिएबल z हो गया है। आपकी इक्वेशन हो गई है d2y अपॉन dx2 प्लस p1z dy अपॉन dz प्लस q1z y इक्वल्स टू r1z। अब जो ये p1z है ये z का फंक्शन है, q1z z का फंक्शन है, r1z z का फंक्शन है। मैंने पूरी इक्वेशन को z में बना लिया है। अब जो ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, ये कैसे आएगी? मुझे p1 कैसे पता चले, q1 कैसे पता चले, r1 कैसे पता चले? सबसे पहले मैं q1 से ही स्टार्ट करता हूं, वहीं से क्वेश्चन चल रहा है, मुझे q1 से ही स्टार्ट करना है। तो q1 मैंने टेक कर लिया। क्या किया? q1 z इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट। जो भी इस qx के अंदर कांस्टेंट होगा आप उसी को कांस्टेंट के बराबर q1 के मान लीजिए। q का जो कांस्टेंट है q1 के बराबर मान लीजिए। अगर आपने उसके बराबर उसको मान लिया तो आपको q1z की वैल्यू मिल जाएगी। और q1z की डेफिनेशन है qx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इसके कांस्टेंट से इसका कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, dz अपॉन dx केवल x का एक फंक्शन आएगा। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्टूडेंट इसीलिए हमने इस मेथड का यूज किया है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में था। परफेक्ट स्क्वायर से इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आने से z का एक, ये यहाँ dz अपॉन dx होगा, यहाँ पे x का एक फंक्शन होगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो z और x में एक रिलेशन आ जाएगा, जिस रिलेशन की हम बात कर रहे थे। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो अगर मान लीजिए मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो अपने आप ही यहाँ पे मुझे z इक्वल्स टू ई टू दी पावर x इक्वल्स टू ई टू दी पावर z या z इक्वल्स टू log x वो मुझे मिल जाएगा। और मान लीजिए वो इस फॉर्म में नहीं है तो इसके अलावा मुझे z और x में कोई रिलेशन मिल जाएगा। तब मैंने d2 अपॉन dx2 मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया, तब भी एक df अपॉन dx निकालना पड़ेगा, मतलब f2 एक फंक्शन आ गया। यहाँ पर मुझे सारी वैल्यू मिल गई है जिससे मैं p1z निकाल सकता हूँ। p1z की डेफिनेशन ये है जिससे मुझे p1 मिला, q1 मिला और r1 मिला। मुझे सब कुछ मिल गया है। p1 की वैल्यू आ गई, q1 की वैल्यू आ गई और r1 की वैल्यू भी आ गई है। जैसे ही p1, q1 और r1 आए मैंने ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख दी है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ मार्क किया है जो p1 आएगा इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो q1 आएगा वो मैंने कांस्टेंट ही माना था तो वो भी एक कांस्टेंट है और इक्वल टू में हो जाएगा r1z। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन आपके सामने आई वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वो फिर से पहले इक्वेशन पे आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जैसे ही कन्वर्ट होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, मैं उसका y बराबर CF प्लस पी आई निकाल सकता हूं। लेकिन चूंकि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z था, वहां मैं इक्वेशन x में लेता था, यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो पूरा सॉल्यूशन जो लिखा जाएगा वो z में ही लिखा जाएगा। बट मैंने z की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल ली है तो मैं यहाँ पे z की जगह पे f1x जो भी मेरे पास फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा और y इक्वल टू सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट एक लास्ट मेथड है रिडक्शन मेथड। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर चूंकि सभी में लगाया जाता है इसलिए मैं इसी को लास्ट मेथड कह रहा हूँ। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सभी का पार्ट है।
तो हम चलते हैं रिडक्शन मेथड पे। रिडक्शन मेथड का मतलब क्या है कि मुझे रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है वन ऑर्डर में। इक्वेशन 2 ऑर्डर की है बट मैं उसे वन ऑर्डर में रिड्यूस करूंगा, इसीलिए इस मेथड का नाम रिडक्शन मेथड रखा गया है। या फिर इस मेथड का एक और भी नाम है, उसे हम कहते हैं कि फर्स्ट सोल्यूशन इज नोन देन सेकंड इज फाइंड। अगर पहला सॉल्यूशन मुझे पता हो तो दूसरा मैं कैसे निकालूंगा। मान लीजिए इक्वेशन मेरी ये है इस फॉर्म में, बट इस इक्वेशन में मैंने px और qx को रेड मार्क नहीं किया क्योंकि मेरे पास इसकी कोई पहचान नहीं है। इसको या तो नाम से दिया जाएगा, रिडक्शन मेथड से करना है, या तो फिर खुद ही आपको समझना होगा कि अगर ये मेथड और ये मेथड नहीं लग पा रहा है तो मुझे इस मेथड पे आना पड़ेगा। The complete solution of this equation is y equals to u into v। complete solution यही होता है, लेकिन यहाँ पे जो u है, u is the part of CF, वो CF का एक पार्ट होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने पढ़ा है ये उसी का एक पार्ट होता है। अब हम यहाँ पर u कैलकुलेट करेंगे। u कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया गया है, या तो फिर u आपको गिवन भी हो सकता है। अगर u आपको गिवन है देन v कैलकुलेट करेंगे, अगर u भी गिवन नहीं है तो उसको निकालने का एक तरीका है। यदि 1 प्लस px प्लस qx 0 के बराबर हुआ देन u इक्वल्स टू e टू द पावर x द पार्ट ऑफ CF। अगर 1 माइनस px प्लस qx इक्वल्स टू 0 हुआ देन u इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x इज द पार्ट ऑफ CF। if px प्लस x qx इक्वल्स टू 0 हुआ देन u इक्वल्स टू x इज द पार्ट ऑफ CF। 2 प्लस 2x प्लस px प्लस x स्क्वायर qx इक्वल्स टू 0 हुआ देन u इक्वल्स टू x स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ CF। और इनके अलावा कोई अगर होता है तो आपको पहला सॉल्यूशन जो y1 के नाम से या u के नाम से दिया जाता है वो दे दिया जाएगा। तब जो पहला सॉल्यूशन आया, जब हम y इक्वल्स टू पहला सॉल्यूशन इनटू v को डिफरेंशिएशन करने के बाद इस इक्वेशन में रिड्यूस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के इस इक्वेशन में आएगी और इक्वेशन होगी d2y अपॉन dx2 प्लस px प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx dv अपॉन dx इक्वल्स टू rx अपॉन u। जैसे ही वो इस इक्वेशन में आएगी मेरे पास u भी होगा, du अपॉन dx भी होगा, px भी होगा। ये कैलकुलेट होने के बाद पूरा एक x का ही फंक्शन आएगा, इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया है कि ये p1x होगा और ये पूरा मैंने नाम रखा कि q1x होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया dv अपॉन dx की जगह मैंने s रखा और d2v अपॉन dx2 की जगह पे मैंने ds अपॉन dx रखा, तो जैसे ये वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट की तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन वन ऑर्डर में बदल गई है। इसी का नाम रिडक्शन है, क्योंकि वो इक्वेशन रिड्यूस होकर के वन ऑर्डर में आ गई है। अब ds अपॉन dx प्लस p1x s इक्वल्स टू q1 है। इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे बट फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये तो आप 12th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर px dx होता है। कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने के लिए s इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q1x dx होता है। यहाँ से मैं s कैलकुलेट करूंगा। s की वैल्यू मेरे पास dv अपॉन dx थी, मैंने वापस रखी, फिर एक बार इंटीग्रेट किया, v मिल गया। जैसे ही मुझे v मिलेगा, u ऑलरेडी मेरे पास है, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, y इक्वल्स टू u इंटू v, कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। स्टूडेंट अगर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है या इनमें से कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन पूरे में से आ जाए उसी से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व की जा सकती है। हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे चल रहे हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मतलब है कि वेरिएशन लाइए इन पैरामीटर। पैरामीटर मतलब कांस्टेंट के अंदर, जो भी उसके अंदर सॉल्यूशन में कांस्टेंट C1 और C2 आते हैं, हमने उनको वेरिएशन ला दी है। वेरिएशन मतलब उनमें पैरामीटर वेरिएशन को C1 और C2 कांस्टेंट को चेंज कर दिया है। चेंज करने से जो वेरिएशन आने वाली है उसी को हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का नाम दिया है। एक इक्वेशन है d2y अपॉन dx2 प्लस px d2y अपॉन dx2 एंड सो ऑन। राइट द जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले इस इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिए, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो या तो इन इक्वेशन से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा उसका यूज कीजिए, या इस इक्वेशन में जो CF आएगा उसका यूज कीजिए, या इस इक्वेशन में जो CF आएगा उसका यूज कीजिए, या इनसे जो बनने वाला CF है उसका यूज कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक जनरल सॉल्यूशन पता करना होगा जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF कहते हैं। और आपने देखा स्टूडेंट, हमेशा जो CF की फॉर्म होती है वो y बराबर C1, यहाँ x का फंक्शन होता है, C2 यहाँ x का फंक्शन होता है। इस C1 और C2 को ही मैंने वेरिएशन लाई है। वेरिएशन मतलब इस C1 की जगह पे मैंने a रखा और C2 की जगह पे मैंने b रख दिया है। तो जैसे ही मैंने a और b रखा है C1 और C2 की जगह पे, तो जो कांस्टेंट उसके अंदर आ रहे थे उनके अंदर वेरिएशन आ गई है। इसी को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहा जाता है। लेकिन ये a और b है क्या, अब उस a को समझ लेते हैं। माइनस b ऑलरेडी आपके पास है, rx आपके पास है, अपॉन w में अभी नीचे डिफाइन कर रहा हूं कि w क्या है, और dx मतलब इंटीग्रेट करेंगे प्लस C1। सिमिलरली b निकालेंगे, b u इंटू rx अपॉन w dx प्लस C2। अब मुझे क्या चाहिए, w की क्या डेफिनेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ux vx
u dash v dash, where u dash and v dash are the differentiation of ux and vx, but always w is not equals to 0. w कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर w 0 हुआ तो नीचे का पार्ट 0 होते ही a और b अनडिफाइंड हो जाएंगे. अगर a और b अनडिफाइंड हो जाते हैं तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फेल हो जाएगा. मतलब ये इसकी लिमिट है कि w के 0 होने से a और b एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. हमें w को नॉन जीरो ही होना चाहिए. इसका मतलब ये भी है कि जो इक्वेशन में दो सॉल्यूशन ux और vx आपने निकाले थे, देन लीनियरली इंडिपेंडेंट. ux and vx always linearly independent, then the solution y equals to c1 ux plus c2 vx is the solution. If ux and vx are linearly dependent, then no solution exists using the variation of parameter. अगर हमने w पता कर लिया तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू, हमने क्या किया है, जो a की वैल्यू है ये x का कोई फंक्शन होगा, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है प्लस c1 के साथ. ये भी x का कोई फंक्शन आएगा जिसको मैंने f2 कहा है c2 के साथ. तो मैंने y इक्वल्स टू पूरा सॉल्यूशन बना दिया है. ux का मल्टीप्लाई इसके साथ करने के बाद ये आ गया, vx का मल्टीप्लाई इसके साथ करने के बाद ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा. स्टूडेंट आप देख रहे हैं सॉल्यूशन फिर से बन गया है CF प्लस PI. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. थैंक यू.